गवर्नमेंट हॉस्पिटल के गायनी रूम में दाखिल होते ही आरोही की टांगें डर से कांप रही थी। लाख कोशिश के बाद भी वो अपनी घबराहट छुपा न सकी। सिस्टर, मेरी बात सुनिए, मेरे पति की डेथ हो चुकी है, प्लीज़ मेरी फ़ाइल ऐसे ही बना दीजिए। वो रोते हुए नर्स से मिन्नतें कर रही थी। तभी उसका पीछा करते हुए देवांश रायचंद का सब्र टूट गया। शर्म नहीं आती? जिंदा सलामत पति को मरा हुआ कह रही हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गंदे हॉस्पिटल में आने की? उसकी गरजती आवाज़ सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग उन दोनों की तरफ देखने लगे। आरोही की मजबूरी और गरीबी का फ़ायदा उठाकर देवांश ने उसे 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, लेकिन गलती से वो प्रेग्नेंट हो गई। देवांश के डर से हवेली छोड़कर दर दर की ठोकरें खाने लगी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि फिर अचानक बिना डरे उसने वह फाइल उठाकर सीधा देवांश रायचंद के चेहरे पर दे मारी। देवांश हैरत और बेयकीनी से उसकी तरफ देखता रह गया। आरोही भी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी। आप जैसे अमीर लोगों को लगता है कि पैसे के दम पर छोटे लोगों को किसी जानवर की तरह खरीद लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। देवांश ने दांत भींचकर खुद को संभाला। अपनी ज़ुबान को लगाम दीजिए मिस आरोही, आप अपनी हद पार कर रही हैं। आज तक किसी ने उसके सामने इतनी बुलंद आवाज़ में बात करने की हिम्मत नहीं की थी, और ये छोटी सी लड़की उसे उसकी औकात याद दिला रही थी। मैं आपके यहाँ जॉब करती हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपकी हर बात मान लूँ। आप जैसे अमीरज़ादों को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। देवांश ने बहुत सोच विचार के बाद उसके सामने यह रिश्ता रखा था। उसे पूरा यकीन था कि आरोही मान जाएगी, लेकिन उसकी तरफ से ऐसा जवाब मिलेगा ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो वहीं खड़ा बेयकीनी से उसे देखता रह गया। आरोही ने सीना तान कर अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधे और फिर उंगली उठाकर देवांश को चेतावनी दी। खबरदार, दोबारा मेरे बारे में ऐसा सोचना भी मत। आप मेरे भाइयों को नहीं जानते। उसकी धमकी सुनकर देवांश की हैरानी और बढ़ गई। अच्छा, ज़रा हमें भी बताओ, तुम्हारे भाई ऐसा क्या कर सकते हैं? इस बार उसकी आवाज़ में गुस्सा कम और दिलचस्पी ज़्यादा थी। आरोही ने सीधा उसकी आंखों में देखा, अपने बाजू सीने पर बांध ली और बोली, वो आपके साथ वो सब कर सकते हैं जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो, और तब आपके ये ताकतवर गार्ड्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, कमाल की लड़की थी वो। उसी के ऑफिस में उसी को धमकी देकर पैर पटकती हुई बाहर निकली। अपने केबिन में जाकर शांति से दोबारा काम करने लगी। ग्लास डोर के उस पार खड़ा देवांश उसके अंदाज को बस देखता ही रह गया। उसने एक गहरी और ठंडी सांस ली। अजीब थी वो लड़की, बहुत ही अजीब, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार कोई उसके बराबर खड़ा था। कंधे उचकाकर उसने खुद को काम में लगाने की कोशिश की, लेकिन अब काम पर ध्यान लगना नामुमकिन हो चुका था। वापस आते वक्त पूरा रास्ता आरोही रिक्शे में बैठी सिर्फ देवांश के बारे में सोचती रही। उस आदमी से उसे जितना डर लगता था, उतनी ही हिम्मत से वो उसकी बात उसके मुंह पर ठुकरा कर आ गई थी। अब उसके दिल में बेचैनी ही बेचैनी थी। अगर उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया तो? ये एक सवाल बार बार उसके जहन में घूम रहा था। चाह कर भी वो इसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। ये नौकरी उसके लिए बहुत ज़रूरी थी, और देवांश इतना ज़िद्दी और अपनी बात मनवाने वाला इंसान था, ये बात भी वो अच्छी तरह जानती थी। ये कितनी हैरान कर देने वाली बात थी कि शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन उससे शादी करना चाहता था। जब देवांश ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर ये बात कही थी, तब आरोही देर तक उस शानदार शख्स को देखती ही रह गई। उसके आसपास मंडराने वाली लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। ऑफिस की न जाने कितनी लड़कियां उसे देखकर अपना दिल हार बैठी थीं, और आज वही आदमी उससे शादी का रिश्ता दे रहा था। ये सोचते ही आरोही का चेहरा शर्म और उलझन से लाल पड़ गया। सिर्फ 6 महीने के लिए मिस आरोही, सिर्फ 6 महीने के लिए मैं आपको अपनी पत्नी बनाऊंगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। उसके बाद आप अपनी राह और मैं अपनी राह।
अपनी बड़ी बड़ी बादामी आंखें और ज़्यादा फैलाकर आरोही बस देवांश रायचंद को देखती रह गई। अगले ही पल गुस्सा उस पर इस तरह हावी हुआ कि बिना कुछ सोचे समझे उसने देवांश का ये रिश्ता ठुकरा दिया। लेकिन जिस तरह उसने उसकी बात का जवाब दिया था, अब वही बात उसे बार बार याद आ रही थी। ये नौकरी उसके लिए बहुत ज़रूरी थी, खासकर इसलिए ताकि अपने ही घर में इज्जत के साथ रह सके। वरना उसकी भाभी कविता एक पल भी ना लगाती उसे बोझ समझकर घर से निकाल देने में। अजीब सी उलझनों में घिरी आरोही थके हुए कदमों से घर में दाखिल हुई और चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। किचन में काम करती कविता भाभी ने पलटकर उसे देखा। आरोही जानती थी अगर वह नमस्ते भी करेगी तो बदले में सिर्फ ताने ही सुनने को मिलेंगे, इसलिए वो उन्हें नज़रअंदाज करके सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। इस वक्त उसे सिर्फ सुकून चाहिए था, ये जाने बिना कि घर में उसका इंतज़ार एक नए तूफ़ान से हो रहा था। थोड़ी देर आराम करने और फ्रेश होने के बाद वो चाय बनाने के लिए नीचे आ गई। ऑफिस से लौटने के बाद घर के सारे काम भी कविता उसी के हवाले कर देती थी और अब तो आरोही को ये सब सहने की आदत सी हो चुकी थी। जैसे ही वो किचन में दाखिल हुई, खुशबूदार पकवानों की महक उसके पास आ पहुंची। हैरानी से उसने कविता की तरफ देखा। नमस्ते भाभी, उसने धीरे से कहा और फ्रिज से दूध निकालने लगी। कविता पलटी और तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा, याद आ गया कि भाभी को नमस्ते भी करना होता है। वैसे तुम में घमंड तो कुछ ज़्यादा ही आ गया है। बिल्कुल वही हुआ जिसका आरोही को अंदाज़ा था। वो चुपचाप दूध केतली में डालने लगी। लगता है घर में कोई मेहमान आए हैं। रंग बिरंगी मिठाइयाँ और फैली हुई खुशबू देखकर उससे पूछे बिना रहा न गया। हाँ, बहुत ख़ास मेहमान आए थे और ये सारी तैयारी उन्हीं के लिए थी। पहली बार कविता उसके किसी सवाल का इतनी शांति और तफसील से जवाब दे रही थी, इसलिए आरोही भी हल्की सी मुस्कुरा दी। लगता है आपके कोई करीबी रिश्तेदार होंगे, उसने बिना किसी तंज के कहा। कविता बहुत खुश नज़र आ रही थी। मेरे रिश्तेदार नहीं, तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए थे। आरोही का हाथ एक पल के लिए रुक गया। उसने बेचैनी से थूक निकला और फिर सर झुकाकर चाय में पत्ती डालने लगी। कविता उसके बिल्कुल पास आ गई। वैसे तो तुम्हारे हिसाब से मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, लेकिन हम में इंसानियत है, हम तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। आरोही बिना कुछ बोले अपना काम करती रही। पिछले काफ़ी महीनों से उसका भाई और भाभी उसके लिए लड़के देख रहे थे। हर महीने कोई ना कोई उसे देखने आ ही जाता था। वो अच्छी तरह जानती थी कि कविता किस तरह के घर में उसकी शादी करवाना चाहती थी। लड़का चाहे जैसा भी हो, चाहे किसी भी कमी का शिकार हो, बस अमीर होना चाहिए और उसकी शादी से उन्हें कोई भी फ़ायदा ज़रूर मिलना चाहिए। आखिर घर में काम करने वाली एक मुफ्त की नौकरानी को यूं ही कौन खोना चाहेगा। बहुत बड़ा घराना है, बहुत ही शरीफ और समझदार लोग हैं। इतने अमीर कि तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। भगवान की कसम, उस औरत ने कितने कीमती कंगन पहने थे और हीरे की अंगूठी। तुम्हारी तो किस्मत खुल गई जो इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। आरोही हैरानी से कविता को देखती रह गई। उसका दिल कर रहा था कि एक बार पूछ ही ले कि लड़का कैसा है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। कविता खुद ही बोलने लगी। उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो इतनी खुश क्यों थी। उन लोगों ने आरोही के भाई को विदेश भेजने का वादा किया था और कविता को मिलने वाली सुविधाएं भी इतनी बड़ी थी कि आरोही मजबूरन उसकी तरफ देखने लगी। अगर वो लोग इतने ही अमीर और बड़े घराने से हैं तो फिर हम जैसे मिडिल क्लास लोगों से रिश्ता क्यों करना चाहते हैं। अपने चेहरे पर आई जुल्फ़ों को कान के पीछे करते हुए आरोही ने पूछा। कविता ने गुस्से में उसकी बाजू पर ज़ोर से मुक्का मारा। आरोही दर्द से सिसक उठी। कभी तो अच्छी बात कर लिया करो। हज़म नहीं हो रहा कि तुम्हारा बोझ तुम्हारे भाई के सर से उतरने वाला है या फिर उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। जाते जाते हमारे एहसान का कुछ तो बदला चुका दो। जब से इस घर में हो सिर्फ मुसीबत बनकर ही रही हो। जहर उगलती हुई कविता वहाँ से चली गई। उसकी बातें अभी आरोही के कानों में गूंज रही थी। आंखों में भर आए आंसू को
पलकों के पीछे छुपाकर वो अपनी चाय लेकर कमरे में आ गई। उसकी ज़िंदगी बस दर्द ही दर्द बन चुकी थी। जब तक पापा जिंदा थे तब तक वो इस घर की लाडली बेटी थी, लेकिन उनके जाते ही सब कुछ बदल गया। उसने पलटकर दुनिया को देखा और दुनिया ने एक पल में उससे मुंह मोड़ लिया। अपने ही खून के रिश्ते उसे बोझ समझने लगे थे। एक गहरी सांस लेकर उसने सड़े हुए ख्यालात दिल से निकाल दिए। शायद यही उसकी किस्मत थी, और अगर यही लिखा था तो उसे मान लेने के सिवा उसके पास और था ही क्या। कविता की बातें झूठ नहीं थी। उसी शाम उसके भाई ने भी उससे बात की। उसकी बातों से भी सिर्फ लालच ही झलक रहा था। किसी बहुत बड़े घर से रिश्ता आया था। उसका भाई और भाभी दोनों बहुत खुश और संतुष्ट थे, और उन्होंने साफ कह दिया था कि वो अपना वचन दे चुके हैं। वो लोग जल्दी से जल्दी अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं, इसलिए आरोही को तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए और घर पर रहकर शादी की तैयारी करनी चाहिए। आरोही का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसकी पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला उससे पूछे बिना कर दिया गया था। सब लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे थे। एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया, इससे तो अच्छा था कि वो देवांश रायचंद के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाले रिश्ते के लिए हाँ कर देती। आगे कुआं, पीछे खाई और बीच में फंसी हुई थी आरोही। लेकिन जिस लड़के से उसकी शादी तय की जा रही थी वो था कौन, क्या करता था, कैसा दिखता था, और सबसे बड़ा सवाल, उसका असली चरित्र कैसा था। लेकिन इन बातों की किसी को कोई परवाह ही नहीं थी। फिर भी आरोही ने खुद को ये कहकर तसल्ली दे दी, कम से कम नौकरी छोड़कर वो अपनी एक बड़ी परेशानी ख़त्म कर देगी। आगे जो होगा वो भगवान की मर्ज़ी होगी। जो उसकी किस्मत में लिखा होगा वो देख ही लेगी। यही सोचकर उसने आंखें बंद की और अपना बाजू आंखों पर रख लिया। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो देवांश रायचंद का रवैया बिल्कुल सामान्य था। उसके चेहरे को देखकर आरोही को लगा कि शायद उसने उसके इनकार को इतना दिल से नहीं लगाया। हाँ, उसका घमंड और संजीदगी आज भी वैसी ही बरकरार थी। ये बात सोचकर भी आरोही को सुकून मिल रहा था कि देवांश उसे नौकरी से निकालता उससे पहले ही वो खुद इस्तीफ़ा देकर जा रही थी। अब चाहे वो इस बात का कोई भी मतलब निकाले, लेकिन इतना तो ज़रूर समझ जाएगा कि आरोही इतनी मजबूर या गिरी हुई लड़की नहीं थी। सारा काम ख़त्म करने के बाद वो देवांश के कैबिन में गई। हमेशा की तरह दरवाज़ा खटखटा कर वो अंदर आई। नमस्ते सर। देवांश ने अपनी फ़ाइल से नज़र उठाकर उसे देखा और फिर काफ़ी देर तक उसके चेहरे को देखता ही रहा। उसकी नज़रों से आरोही बेचैन सी हो गई। वो आगे बढ़ी और अपना रेजिग्नेशन लेटर उसकी टेबल पर रख दिया। देवांश ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, मैं कल से ऑफिस नहीं आऊँगी। चाहे वो कितनी भी हिम्मत दिखाने की कोशिश करती, देवांश की गहरी नज़रें हर बार उसे डरा ही देती थीं। मैं वजह जान सकता हूँ? देवांश ने दोनों हाथों की उंगलियाँ आपस में फंसाकर कोहनी टेबल पर टिकाई और अपनी ढोड़ी उन पर रख दी। उसका इस तरह देखना आरोही को और भी घबरा गया। मतलब आप सच में वजह पूछ रहे हैं? एक पल के लिए उसे लगा जैसे देवांश के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी हो, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान गायब हो चुकी थी। देखिए मिस आरोही, जो बात थी वो ख़त्म हो चुकी है। मैं दोबारा उस बात का जिक्र नहीं करूँगा। आप ये जॉब मत छोड़िए। इस बार उसकी आवाज़ में अजीब सी नरमी थी। वो बहुत शांति से आरोही को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरोही ने कंधे उचका दिए। वैसे तो मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आपका जानना ज़रूरी है। मेरी शादी तय हो चुकी है और मेरे ससुराल वाले बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं शादी के बाद भी यहाँ जॉब करूँ। लव मैरिज है ना? उसने आंखें थोड़ी सी सिकोड़ते हुए बात पूरी की। देवांश काफ़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से सर हिला दिया, जैसे उसने उसकी बात मान ली हो। आरोही अब भी उसके चेहरे के बदलते भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, आप जा सकती हैं। रेजिग्नेशन लेटर को दोबारा देखे बिना ही देवांश ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। आरोही ने अपने होंठ भींच लिए और चुपचाप मुड़कर बाहर आ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ी जंग जीत कर आ रही हो।
कम से कम उसने देवांश को ये तो बता दिया था कि वो उसकी सोच से कहीं ज़्यादा खुददार है। लेकिन एक बात उसे अंदर ही अंदर चुभ रही थी, देवांश ने इतनी आसानी से उसे जाने का फ़ैसला कैसे कर लिया। खैर, अब उसका और देवांश रायचंद का कोई रिश्ता नहीं था, ना ही वो उसके बारे में और सोचना चाहती थी। अब उसके सामने एक नई परेशानी खड़ी थी। घर में उसकी शादी की तैयारियां ज़ोर ज़ोर से चल रही थी। कविता भाभी के चेहरे की खुशी और बाज़ार से आते नए नए सामान देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके हाथ अच्छा खासा पैसा लगा है। और वो पैसा कहाँ से आया था, ये बात आरोही अच्छी तरह जानती थी। शादी की तारीख तय होने से एक दिन पहले उसने पहली बार अपने होने वाले सास ससुर को देखा। वो उसके भाई से मिलने घर आए थे। दोनों बहुत ही शरीफ और सभ्य लग रहे थे। महंगे कपड़े, शालीन अंदाज और बात करने का तरीका भी बहुत प्रभावशाली था। लेकिन एक बात आरोही को समझ नहीं आ रही थी। उनका बेटा, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, वो उनके साथ आया ही नहीं था। उसे हैरानी हो रही थी कि पिछली बार भी बिना उसे देखे रिश्ता पक्का करके चले गए थे और अब भी बिना दुल्हन को देखे ही इतने खुश थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और हर नया दिन आरोही को नए नए ख्यालों और उलझनों में धकेल देता। आज उसकी हल्दी की रस्म थी। कोई बड़ा फंक्शन नहीं रखा गया था। कविता भाभी और घर की औरतों ने मिलकर फैसला किया था कि एक छोटा सा फंक्शन होगा और वो खुद ही आरोही को हल्दी लगा देंगी। उधर उसके होने वाले ससुराल वालों ने आने से माफ़ी मांग ली थी। कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर एक छोटी सी हल्दी की रस्म रखी गई। कीमती लहंगा पहने आरोही किसी खिलते हुए फूल से कम नहीं लग रही थी। उसका गोरा गुलाबी चेहरा, बड़ी बड़ी बादामी आंखें और ब्यूटिशियन का किया हुआ खूबसूरत मेकअप, उसे देखकर कितनी ही लड़कियां उसकी किस्मत से जलन महसूस कर रही थीं। महंगे कपड़े, कीमती गहने, शहर की सबसे मशहूर ब्यूटिशियन। रस्म ख़त्म होते ही मेहंदी आर्टिस्ट ने उसके हाथों पर मेहंदी लगाना शुरू कर दी। दोनों हाथों पर बनते खूबसूरत नक्श उसके दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर रहे थे। बचपन से ही उसे मेहंदी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ और मेहंदी की खुशबू बहुत पसंद थी। ऐसे मौके पर माँ पापा की याद आना बिल्कुल स्वाभाविक था। आज वो उन्हें बहुत याद कर रही थी। अगर आज वो ज़िंदा होते तो शायद उसकी किस्मत पर गर्व महसूस करते। जो भी था, धीरे धीरे आरोही ने हकीकत को कबूल कर लिया था। उसे लगने लगा था कि इस घुटन भरी ज़िंदगी से निकल जाना ही बेहतर है। सब कुछ भगवान पर छोड़कर वो चुपचाप बैठी रही। मेहंदी आर्टिस्ट ने उसकी एक हथेली पूरी करने के बाद मुस्कुराते हुए पूछा, दूल्हे का नाम बता दीजिए, हथेली पर लिखना है। आरोही बस उसे देखती रह गई। ये कैसी मुसीबत थी। उसे तो अपने होने वाले दूल्हे के नाम तक का नहीं पता था। जिस इंसान को उसने कभी देखा भी नहीं, जिसका घर में सिर्फ इतना ही जिक्र होता था कि वो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, उसका नाम भी उसे नहीं मालूम था। क्या हुआ, अपने दूल्हे का नाम याद नहीं? मेहंदी आर्टिस्ट की हल्की सी हंसी आरोही के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गई। तभी उसकी परेशानी दूर करने के लिए कविता भाभी कमरे में से आ गई। हाँ भाई, मेहंदी पूरी हो गई? उन्होंने लापरवाही से पूछा। मेहंदी आर्टिस्ट ने तुरंत कहा, दूल्हे का नाम बता दीजिए, मैं इनकी हथेली पर लिख दूँ। दूल्हे का नाम? कविता एक पल को सोचने लगी। हाँ, दूल्हे का नाम है देवांश रायचंद। दोनों हाथों पर अच्छे से लिख देना। आरोही का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। भाभी, क्या नाम कहा आपने? उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था। क्या ज़माना आ गया है, एक बार बता दिया ना, देवांश रायचंद। अब क्या 10 बार सुनोगी? एक रात भी इंतज़ार नहीं हो रहा क्या? बड़बड़ाती हुई कविता कमरे से बाहर निकल गई। मेहंदी आर्टिस्ट ने मुस्कान छुपाते हुए अपना सर और झुका लिया और आरोही, वो तो जैसे पत्थर की मूरत बन चुकी थी। देवांश रायचंद। क्या दुनिया वाकई इतनी छोटी थी? जिस आदमी को वो ठुकरा कर आ गई थी, जिसके सामने उसने रेजिग्नेशन भी फेंक दिया था, जिसकी शादी की बात को उसने सीधा मना कर दिया था, आज उसी अमीर आदमी से उसकी शादी तय हो चुकी थी।
उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वो बेयकीनी से अपनी हथेली पर लिखा हुआ नाम देखती रह गई। मिस आरोही, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। इस रिश्ते से मुझसे ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए। 6 महीने बाद मैं खुद आपको इस कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद कर दूंगा। कुछ शर्तें होंगी जिन पर हम दोनों को साइन करने होंगे। देवांश की वो बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थीं। उसके दिमाग में तूफान मच गया था। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी सुनने की ताकत ख़त्म हो जाएगी, जैसे उसका सर फट जाएगा। हर डर, हर अंदेशा उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। क्या उसके भाई और भाभी सब कुछ जानते थे? क्या पैसों की चमक ने उन्हें अंधा कर दिया था? मतलब देवांश ने उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल की, उसके घर तक पहुंच गया, उसका रिश्ता मांग लिया और उसे ज़रा भी खबर नहीं हुई। हे भगवान, उसने ये सोच भी कैसे लिया कि देवांश उसके इनकार को इतनी आसानी से कबूल करेगा और चुप करके बैठ जाएगा। जो बात वो ठान लेता था उसे पूरा किए बिना कभी नहीं छोड़ता था। उसका छोटा भाई निखिल, जो अलग रहता था लेकिन शादी के लिए घर आया हुआ था, उससे आरोही को अब भी उम्मीद थी। अपने बड़े भाई से तो उसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन निखिल तो कमरे में बुलाकर उसने रोते हुए कहा, मेरी बात सुनो भाई, वो आदमी सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहता है, अपने फ़ायदे के लिए ये सब कर रहा है। शायद उसने बड़े भाई को पैसे दिए हैं, लेकिन तुम तो मेरा साथ दे सकते हो। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। ये उसकी पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला था। वो इसे किसी और के हाथों में नहीं छोड़ सकती थी। तभी ज़ोर से दरवाज़ा खुला। बड़ा भाई दिनेश दरवाजे पर खड़ा था। लगता था उसने सब कुछ सुन लिया था। यही सलाह दे रही हो तुम मेरी मोहब्बत का, मेरे भरोसे का, मेरे विश्वास का? कविता बिल्कुल सही कहती थी। मैं अपने बच्चों के मुंह का निवाला छीन कर तुम्हें खिला रहा हूँ, तुम्हारी हर जिम्मेदारी उठाई और आज तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। दुल्हन के जोड़े में सजी आरोही के सामने दिनेश गरज रहा था। डर के मारे आरोही 2 कदम पीछे हट गई। उसे अपनी बात पूरी करने का एक मौका भी नहीं मिला। भाई, मैं आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही। मैं उस आदमी को जानती हूँ, वो मेरा बॉस है, वो अच्छा इंसान नहीं है। हालांकि वो देवांश के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती थी, ना उसके चरित्र के बारे में, ना उसकी असली फितरत के बारे में, लेकिन उससे शादी करना, यह बात उसके दिल ने कभी कबूल नहीं की। तब तक दिनेश के बाद घर की दूसरी भाभी पूजा और कविता भी कमरे में आ चुकी थी। कविता ने आते ही आरोही का बाजू ज़ोर से पकड़ लिया। तुम्हारा बॉस था और तुमने हमें पहले बताया तक नहीं। अब जब बात शादी तक पहुंच गई है तब याद आया कि तुम्हारा बॉस बुरा आदमी है। कविता ने घर में अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। वो अपने फ़ायदे के लिए तुमसे शादी करना चाहता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? कविता ने अपनी बातों से साफ साफ ये जता दिया था कि आरोही का अपने बॉस के साथ ज़रूर कोई चक्कर रहा होगा और अब वो सिर्फ अपने भाइयों की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए ये सब नाटक कर रही है। आखिर इतने बड़े फ़ायदे को देखकर वो लोग अपने कदम पीछे कैसे हटा सकते थे? आरोही रो रो कर सबको यकीन दिलाती रही, लेकिन ना किसी ने उसकी बात पर भरोसा किया और ना ही करना चाहा। निखिल ने बस उसके सर पर हाथ रखकर धीरे से कहा, अब ये शादी तुम्हें करनी ही होगी, शायद यही तुम्हारी किस्मत है। जो पहले ही उसकी जिम्मेदारियों से घबराया हुआ था, वो उसके लिए सबके खिलाफ कैसे खड़ा होता? आखिरकार हार मानकर आरोही चुपचाप बैठ गई। उसने अपने होंठ दांतों तले दबा लिए और एक आखिरी बार अपने हार का मातम मना लिया। उसे पूरा यकीन था आज देवांश रायचंद अपनी जीत की चमक आंखों में लिए उसका इंतज़ार कर रहा होगा। दुल्हन के लाल जोड़े में आरोही बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर लंबा सा घूंघट था। जब वो अपने भाइयों के साथ मंडप तक पहुंची तो उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि एक बार सर उठाकर उस मुस्कुराते हुए आदमी को देख सके। फूलों से सजे मंडप में बैठते ही पंडित जी ने शादी की रस्में शुरू कर दी। देवांश रायचंद, फिर वही नाम उसके कानों में गूंज उठा जिसे वह दोबारा कभी सुनना ही नहीं चाहती थी। मजबूरी में उसने हाँ कह दी थी। उसे अच्छी तरह पता था आज उसने शादी के कागज़ों पर साइन नहीं किए, बल्कि उस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं जो उसकी पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाला था। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था, नफ़रत थी और बेइज्जती का दर्द था।
रस्में ख़त्म होते ही देवांश धीरे से उसके पास आया और उसका घूंघट उठा दिया। काफ़ी देर तक वो बस उसके चेहरे को देखता रहा। आरोही ने भी धीरे से पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा। देवांश की आंखों में जीत साफ नज़र आ रही थी। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान चमक रही थी। आरोही घबराकर तुरंत नज़रें झुका गई। देवांश ने उसे संभलकर स्टेज पर अपने पास बिठा लिया। फिर मुस्कुराते हुए धीरे से उसके कान के पास बोला, तो मैडम, आखिर तुम्हारी लव स्टोरी पूरी हो ही गई, हो गई तुम्हारी लव मैरिज। उसकी धीमी सी फुसफुसाहट आरोही को अंदर तक जला गई। आज से पहले उसने देवांश को इतना घटिया अंदाज में बात करते कभी नहीं देखा था। वो किसी सड़क छाप लड़के की तरह उसे चिढ़ाने में लगा हुआ था। आरोही ने गुस्से से गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। शांत बैठिए मिस्टर रायचंद, कहीं अगली बार ये ना हो कि दुल्हन दूल्हे को छोड़कर भाग गई, या फिर उसने दूल्हे का गला ही दबा दिया। उसने बाहर से मुस्कुराते हुए धीरे से कहा। लेकिन उसकी बात सुनकर देवांश के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे छुपाने के लिए उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ किया। सबकी दुआओं और आशीर्वाद के साथ आरोही की विदाई हो गई। वो अब देवांश रायचंद के साथ जा रही थी, न जाने कितने महीनों के लिए। उसे पता था कि देवांश ने ये शादी किस मकसद से की है, लेकिन वो मजबूर थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। पूरे सफ़र वो गाड़ी में चुपचाप रोती रही और देवांश ने एक बार भी उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की। वो सीधा उसे शहर से दूर अपने शानदार फार्म हाउस लेकर आया। हर तरफ सुकून था, शांति थी और आलीशान सजावट। एक नौकरानी आरोही को एक बड़े से कमरे में बिठाकर चली गई। आरोही को हैरानी हो रही थी। जो सास ससुर उससे इतना प्यार करने का दावा कर रहे थे, वो घर आने के बाद एक बार भी उससे मिलने नहीं आए, और देवांश भी न जाने कहाँ चला गया था। यूं सज धज कर चुपचाप बैठना आरोही के लिए अपनी बेइज्जती लग रहा था। इसलिए उसने अपना भारी लहंगा संभाला और बेड से नीचे उतर गई। उसके चेहरे पर सख्त गुस्सा था, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और वो खुद से ही बड़बड़ाई जा रही थी। क्या ज़रूरत थी उस दिन इस आदमी को मना करने की? अगर वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही कर रहा था तो मैं पुलिस के पास चली जाती, कुछ भी कर लेती, लेकिन उसके सामने हार तो ना मानती। घर से भाग जाती, लेकिन इस अकड़ू और घमंडी इंसान की बीवी बनने से तो बेहतर था। गुस्से में वो एक एक करके अपने गहने उतारने लगी। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उससे सिर्फ कुछ ही कदम दूर देवांश रायचंद अपने बाजू सीने पर बांधे खड़ा था और बड़ी दिलचस्पी से उसकी हर बात सुन रहा था। अपने गहने एक एक करके गुस्से में फेंकती हुई आरोही ने अपने बालों का जूड़ा खोलना शुरू किया। जूड़ा इतना मजबूत था कि खुल ही नहीं रहा था। वो एक एक पिन निकाल कर सामने रखती जा रही थी, लेकिन बाल थे कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जल्दबाजी में उसने अपने न जाने कितने बाल तोड़ डाले। तभी किसी ने बहुत नरमी से उसके हाथ थाम लिए। जैसे ही उसने वो स्पर्श महसूस किया, वो बिजली की तरह काम कर पीछे हट गई। उसका दिल ज़ोर से उछलकर गले तक आ गया। कांपते हुए उसने खुद को देवांश से दूर किया और उंगली उठाकर बोली, खबरदार मेरे पास मत आइएगा, मैं कह रही हूँ आपसे। दांत भींचकर वह उसे धमकी दे रही थी। देवांश के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा, सिर्फ तुम्हारे बाल खोलने दे रहा था। मुझे भी सोना है और तुम तो लगता है पूरी रात यहीं खड़ी खुद को कोसोगी और बाल नोचती रहोगी। उसने बिल्कुल सादगी से कहा, लेकिन आरोही को लगा जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। आप जैसे धोखेबाज का मेरी ज़िंदगी में आना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मिला क्या आपको मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके? मेरी बद्दुआ लगेगी आपको देवांश। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। देवांश घबरा कर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन आरोही ने फिर से हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मेरे पास मत आइएगा, मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। आप जैसे लोग अपने पैसों के दम पर मजबूर और मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। देवांश ने गहरी सांस ली। तुम गलत समझ रही हो। मैं अपने फ़ैसले के बारे में तुम्हें पहले ही बता चुका था और तुम्हारी भाभी भी सब कुछ जानती थी, शायद तुम्हारा भाई भी। आरोही हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। मतलब? उसके अपने ही खून के रिश्ते उसके खिलाफ हो गए थे। भगवान करे आप भी और मेरे भाई भाभी भी अपने किए की सज़ा पाएं।
इतना कहकर वो उसके पास से गुजरी, लेकिन घबराहट में उसका पैर लड़खड़ा गया। देवांश ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कुछ पल के लिए आरोही उसके बाजू का सहारा लेकर खड़ी रही, फिर तुरंत खुद को संभाला और बिना उसकी तरफ देखे तकिया उठा लिया। मैं दूसरे कमरे में सोने जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आइएगा और मुझे परेशान करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना इतना शोर मचाऊंगी कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। हर बात पर धमकी देना जैसा उसकी आदत थी। पहली मुलाकात में वो अपने भाइयों का नाम लेकर डरा रही थी और अब खुद ही धमकियाँ दे रही थी। देवांश ने गर्दन घुमाकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर आईने में उसका अक्स देखते हुए बोला, जा सकती हो, लेकिन इस फार्म हाउस के बारे में बहुत सी अजीब बातें मशहूर हैं। अगर रात को तुम्हारे साथ कोई बुरा हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। वो जानबूझकर उसके लिए एक नया जाल बिछा रहा था। आरोही कुछ पल तक मुड़कर उसे डरी हुई नज़रों से देखती रही। उस वक्त वो उसे बहुत ही मासूम लगी। क्या मतलब है आपका, कैसे हाथ से? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ घबरा कर पूछा। देवांश मुश्किल से अपनी मुस्कान रोक रहा था, फिर बिल्कुल संजीदा होकर बोला, जैसे लड़कियों का अचानक गायब हो जाना, या फिर। उसने बात अधूरी छोड़ दी। गला घोंटकर कंधे उचकाकर वो चुप हो गया। उसने जानबूझकर बात पूरी नहीं की, क्योंकि सामने खड़ी आरोही के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे से पलटकर बेड की तरफ देखने लगी। ठीक है, मैं डरती तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कहीं मुझे मरवा कर भूत प्रेत की कहानी न बना दें। फिर उसने उंगली से बेड की तरफ इशारा किया। मैं बेड पर सोऊंगी और आप उस सोफ़े पर। ये सुनकर देवांश ने मन ही मन में अपना सर पीट लिया। उसे लगा था शायद उसे जाने देना ही बेहतर होता। कुछ देर बाद आरोही कपड़े बदल कर आई और बड़े आराम से बेड पर लेटकर पूरा कंफर्टर अपने ऊपर खींच लिया। उस तरह लेटी थी कि बेड पर किसी दूसरे के लिए जगह ही नहीं बची। देवांश ने बस सर हिलाया, अपनी सिगरेट उठाई और बालकनी की तरफ चला गया। देवांश उन लोगों में से नहीं था जो पैदा होते ही हर सुख सुविधा लेकर पैदा होते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि बचपन से उसने सिर्फ अपने पिता महेंद्र रायचंद का हुक्म चलते देखा था। महेंद्र रायचंद ऐसे इंसान थे जो सिर्फ हुक्म देना जानते थे। उनकी पत्नी नंदिनी रायचंद शायद कभी उनकी पसंद नहीं थी, इसलिए पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी नफ़रत और गुस्से का बोझ नंदिनी पर उतारा और नंदिनी चुपचाप सब कुछ सहती रही। लेकिन बात सिर्फ उन तक सीमित कर नहीं रही, उसका असर देवांश की ज़िंदगी पर भी पड़ा। बचपन से लेकर आज तक उसकी हर सांस पर महेंद्र का हुक्म चलता था। तुम ये कपड़े पहनोगे, तुम इन लोगों के साथ दोस्ती करोगे, तुम ये बिज़नेस संभालोगे। हर फैसला महेंद्र रायचंद का होता था और देवांश की अपनी पहचान, उसकी अपनी मर्ज़ी सब कहीं दब कर रह गई थी। बचपन से उसने सिर्फ दबाव और सख्ती देखी थी। कभी कभी छुपकर अपनी माँ के आंचल में उसे 2 पल का सुकून मिल जाता, लेकिन उसकी माँ भी मजबूर थी। जैसे ही देवांश जवान हुआ, उसने सबसे पहले अपने पिता के खिलाफ आवाज़ उठाई। महेंद्र रायचंद उसकी हर बगावत को कुचल देना चाहते थे, लेकिन देवांश झुकने वालों में से नहीं था। ज़िद करके वो विदेश चला गया। MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वापस लौटा तो उसने अपने पिता की मर्ज़ी के खिलाफ अपना अलग बिज़नेस शुरू किया और बहुत कम समय में उसे सफल भी बना लिया। महेंद्र चाहते थे कि देवांश उनके एम्पायर में उनका हाथ बटाए, उनके साए में रहकर काम करे, लेकिन देवांश को अब किसी का गुलाम बनकर जीना मंजूर नहीं था। अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले वो खुद लेना चाहता था। अब जब उसकी शादी की बारी आई, तब भी महेंद्र रायचंद उसे सिर्फ अपने बिज़नेस के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। राजेश मेहता की बेटी बहुत पढ़ी लिखी है और सबसे बड़ी बात, उसका परिवार बहुत बड़े घराने से है। मैं राजेश मेहता के साथ एक बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका हूँ और उसी डील के अनाउंसमेंट वाले दिन मैं तुम्हारी और सावी की सगाई का भी ऐलान कर दूँगा। ये सुनते ही देवांश ने हैरानी से अपना सर उठाकर देखा। और आपको यह हक किसने दिया कि आप मुझे किसी बिज़नेस डील का हिस्सा बना दें? उसकी आवाज़ में वही शक्ति थी जो महेंद्र रायचंद को जहर लगती थी। मैं तुम्हारा बाप हूँ और मुझे पूरा हक है कि तुम्हारी शादी अपनी मर्ज़ी से करूँ। महेंद्र रायचंद ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए आराम से ब्रेड का टुकड़ा काटना शुरू कर दिया।
मुझे लगता है ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है डैड। कानूनी और नैतिकी दोनों हिसाब से मुझे अपना जीवन साथी खुद चुनने का पूरा अधिकार है। इतना सुनते ही महेंद्र गुस्से से भर उठे। उन्होंने चम्मच ज़ोर से टेबल पर पटक दिया, फिर गर्दन घुमाकर अपनी पत्नी नंदिनी रायचंद की तरफ देखा। देखा तुमने, ये है तुम्हारी परवरिश का नतीजा। तुम्हारा बेटा हद से ज़्यादा ज़िद्दी, बेवकूफ़ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी चलाने वाला बन गया है। नंदिनी का चेहरा उदास पड़ गया। देवांश ने पहले अपनी माँ की तरफ देखा, फिर अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर बोला, ये मत भूलिए कि मैं सिर्फ माँ का नहीं आपका भी बेटा हूँ, और अगर आप मुझे ख़रीदा हुआ गुलाम समझकर अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं तो ये कभी मुमकिन नहीं होगा। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, लेकिन महेंद्र रायचंद ने उसकी बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया। और उस बिज़नेस इवेंट के दिन सबके सामने देवांश और सानवी की सगाई का ऐलान कर दिया। देवांश गुस्से से भड़क उठा। वो उसी वक्त महफिल छोड़कर बाहर निकल गया। ये उसका खुला इनकार था, सिर्फ अपने पिता की ज़िद तोड़ने के लिए। वो किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसे महेंद्र रायचंद कभी अपनी बहू के रूप में कबूल ना कर पाए। बहुत सोच विचार के बाद उसकी नज़र आरोही पर जाकर रुक गई। एक सादगी भरी लड़की जिसका कोई बड़ा परिवार या ताकतवर बैकग्राउंड नहीं था। हाँ, थोड़ी ज़िद्दी ज़रूर थी, लेकिन दिल की बहुत साफ़ और अपनी इज्जत पर समझौता ना करने वाली। देवांश का इरादा सिर्फ 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का था। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, लेकिन एक बात वो अपने पिता को ज़रूर समझा देना चाहता था कि वो ज़िंदगी भर उनकी मर्ज़ी का बोझ उठाकर नहीं जी सकता, कभी नहीं। अगली सुबह आरोही के उठने से पहले ही देवांश ऑफिस चला गया। आरोही ने भी सिर्फ दिखावा करने के लिए खुद को थोड़ा सा तैयार किया, चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाई और कमरे से बाहर आ गई। उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके ससुराल वाले किसी रस्म के मुताबिक उसके लिए नाश्ता लेकर आएंगे, लेकिन नीचे आते ही जो सच उसके सामने आया उसने उसे अंदर तक हिला दिया। जो औरत और आदमी उसके सास ससुर बनकर उसके घर गए थे वो असल में देवांश के माँ बाप थे ही नहीं। अब वो ज़िंदगी के उस मोड़ पर खड़ी थी जहाँ सबसे बड़ा झटका भी उसे हैरान नहीं कर सकता था। वो कुछ देर तक घर के नौकरों को देखती रही, फिर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। नौकरानी ने उसके सामने नाश्ता लगा दिया। आरोही बिना कोई सवाल किए चुपचाप खाना खाने लगी। हर रोज़ देवांश से लड़ना मुमकिन नहीं था। वो अच्छी तरह जानती थी कि आग और कपड़े को एक साथ रखा जाए तो कभी ना कभी आग ज़रूर लगती है। इसीलिए सुबह सुबह उसने नौकरानी की मदद से अपना सारा सामान दूसरे कमरे में रखवा दिया। देवांश के घर लौटने से पहले ही वो दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई। चाहे उसे 6 महीने यहाँ रहना हो या 7 महीने, वो अपनी खुद की इज्जत का समझौता कभी नहीं करेगी। इसलिए उसने अपनी सीमा खुद तय कर ली, ये जाने बिना कि जब किस्मत दो लोगों को एक दूसरे के करीब लाने की ठान लेती है तो दुनिया की कोई चाल उसे रोक नहीं सकती। और एक दिन उसे भी मजबूर होकर उसी तकदीर के सामने झुकना था। उस दिन आरोही अपने कमरे में थी, तभी नौकरानी बानो घबराती हुई ढूंढती हुई उसके पास आई। मैडम, देवांश सर का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें हल्की फुल्की चोट लगी है। आरोही को इस घर में आए करीब 1.5 हफ्ता हो चुका था। अब वो यहाँ के माहौल को काफ़ी हद तक समझने लगी थी। एक ही घर में रहते हुए भी पूरे 1 हफ्ते बाद आज वो देवांश के सामने जा रही थी। परेशान और चिंतित नज़रों से उसने देवांश को देखा। क्या आप ठीक हैं? कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? उसकी आवाज़ में सच्ची फ़िक्र थी। देवांश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर तुरंत अपनी नज़रें हटा लीं। बानो, मेरे लिए सूप बना कर लाओ, उसने आरोही को नज़रअंदाज करते हुए सीधा नौकरानी से कहा। उसके माथे पर छोटी सी चोट थी, बाजू पर भी पट्टी बंधी हुई थी। दर्द ज़रूर था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर उसका एहसास तक नहीं आने दिया। आरोही ने एक पल उसे गुस्से से देखा, फिर उसने बानो को इशारे से जाने का कहा और खुद देवांश के पास आ गई। मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ, फ़िक्र मत कीजिए, ये प्यार नहीं है,
बस इतना समझ लीजिए, मैं इंसान फरामोश नहीं बनना चाहती। उसकी अकड़ का जवाब उसी के अंदाज में देते हुए आरोही कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वो गर्म सूप लेकर वापस आई और सीधे उसके सामने रख दिया। सूप पी लीजिए। कुछ कदम दूर खड़ी वो जंगली बिल्ली की तरह गुस्से भरी नज़रों से देवांश को घूर रही थी। देवांश ने सूप का बाउल उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथों की चोट की वजह से वो उसे उठा ही नहीं पाया। ये देखकर आरोही चुपचाप आगे बढ़ी। उसने बाउल अपने हाथ में उठाया और उसके पास बैठ गई। देवांश हैरानी से बस उसे देखता रह गया। उसने अपने चेहरे और जज्बात पर पूरा काबू रखा, लेकिन उसके चेहरे का रंग बता रहा था कि अंदर बहुत कुछ चल रहा है। 2 दिन के अंदर ही देवांश की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई। इन 2 दिनों में उसने अपनी माँ से एक बार भी बात नहीं की थी, इसलिए उस शाम वो उनसे मिलने उनके घर पहुँच गया। अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो तुम बेटा? देखो कितने कमज़ोर लग रहे हो। नंदिनी रायचंद ने प्यार से उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थाम लिया। देवांश मुस्कुराया और झुककर उनके हाथों को चूम लिया। अब इसकी फ़िक्र मत कीजिए, इसकी मिडिल क्लास बीवी जो इसके आसपास मंडराने के लिए मौजूद है। महेंद्र रायचंद की गरजती हुई आवाज़ ने घर का सुकून तोड़ दिया। देवांश ने ये शादी सिर्फ अपने पिता को जवाब देने के लिए की थी, इसलिए वो इस शादी को उनसे छुपा भी नहीं सकता था। नंदिनी ने धीरे से कहा, कभी बहू को भी घर ले आओ। लेकिन देवांश फ़िलहाल आरोही को फार्म हाउस में ही रखना चाहता था, जब तक वो इस रिश्ते को समझने और सब सच्चाइयों का सामना करने के लिए तैयार ना हो जाए। बीवी बीवी होती है, चाहे मिडिल क्लास हो या हाई क्लास। बात सिर्फ इतनी है कि पति में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो उसकी वफ़ादारी की कदर कर सकता हो। देवांश ने बहुत शांति से कहा। महेंद्र उसकी बात का मतलब अच्छी तरह समझ गए। मैं भी देखता हूँ तुम्हारी मिडिल क्लास बीवी कितनी देर तक तुम्हारा साथ निभाती है। उन्होंने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। देवांश ने बेचैन नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखा। कम से कम किसी अच्छे इंसान से शादी कर लेती आप। अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर ली और हमारी भी मुश्किलें बढ़ा दी। वो उदासी से बोला। नंदिनी ने तुरंत उसे घूर कर देखा। ऐसी बात नहीं करो, वह तुम्हारे पापा हैं। पति के लिए उनके दिल में आज भी उतनी ही इज्जत और वफा थी। देवांश बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने माँ को प्यार से गले लगाया और उनके माथे को चूम लिया। उसके लिए माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। मौसम धीरे धीरे ख़राब होने लगा था, लेकिन नंदिनी ने उसे रात के खाने के लिए रोक लिया। देवांश ने सोचा था आरोही को फ़ोन करके बता दे, लेकिन उसकी ज़िद उसके रास्ते में आ गई। अगर आरोही अपनी ज़िद पर थी तो देवांश भी उससे कम तो ज़िद्दी नहीं था। आज तक दोनों ने एक दूसरे का नंबर तक नहीं लिया था, ना कभी फ़ोन पर बात की और ना ही अपनी दिनचर्या एक दूसरे को बताए। रात का खाना चल ही रहा था कि बाहर तेज़ बारिश शुरू हो गई। खाना ख़त्म करते करते रात के करीब 10 बज गए। बारिश लगातार हो रही थी। फार्म हाउस तक का सफ़र करीब 1 घंटे का था, इसलिए देवांश संभल कर गाड़ी चला रहा था। जब तक वो फार्म हाउस पहुंचता काफ़ी रात हो चुकी थी। जैसे ही वो अंदर जाने लगा, उसकी नज़र दरवाजे के पास बैठे एक साए पर पड़ी। वो एकदम रुक गया। हैरानी से उसके कदम उस तरफ बढ़े। घर के बाहर की सारी लाइट्स बंद थीं, लेकिन आरोही इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? उसे देखते ही आरोही गुस्से से उठ खड़ी हुई और सीधा उसकी तरफ बढ़ गई। ऐसी भी क्या दुश्मनी है आपसे मिस्टर रायचंद कि मुझे यहाँ मरने के लिए अकेला छोड़ गए? इतना कहते ही वो सिसक सिसक कर रो पड़ी। नौकरानी भी नहीं थी। उसके बेटे को चोट लग गई थी तो वो शाम को ही चली गई। फिर बिजली भी चली गई। ऐसे अंधेरे और सुनसान फार्म हाउस में उसका डर जाना बिल्कुल स्वाभाविक था। देवांश ने उसके बारिश से भीगे हुए कपड़ों को देखा। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। मैंने आपको कितनी बार फ़ोन किया, अगर मुझे मारना ही है तो एक ही बार गला घोंट दीजिए, लेकिन बार बार मुझे इस तरह मत सताइए। वो फूट फूट कर रो पड़ी। न जाने क्यों इस बार देवांश खुद को रोक नहीं पाया। वो आगे बढ़ा और धीरे से आरोही को अपनी बाहों में भर लिया। भीगा हुआ उसका कांपता हुआ जिस्म उसके सीने से लग गया। काफ़ी देर तक आरोही उसके सीने पर सर रखकर रोती रही।
फिर देवांश ने उसे बिना कुछ कहे अपनी बाहों में उठा लिया, उसे कमरे में लेकर आया, बेड पर आराम से बिठाया और खुद उसके पास बैठ गया। आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। देवांश सचमुच माफ़ी मांग रहा था, लेकिन आरोही के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जंगली बिल्ली, कम से कम मुझे माफ़ तो कर सकती हो ना? वो उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को गहरी नज़रों से देखते हुए धीरे से बोला। तभी बाहर ज़ोर से बिजली कड़की। अचानक हुई उस गरज से आरोही घबरा गई और एक बार फिर सीधा देवांश की बाहों में सिमट गई। देवांश ने उसे अपनी बाहों में और मजबूती से समेट लिया। न जाने कैसे उसके होंठ धीरे से आरोही की गर्दन को छू बैठे। आज तक उसने सिर्फ मोहब्बत के एहसास के बारे में सुना था, लेकिन उस पर देवांश का दिल उसके दिल के इतना करीब आ गया कि वो खुद पर काबू ही ना रख सका। आरोही का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें जैसे गले में अटक गईं, लेकिन देवांश की बाहों की गर्माहट उसे पहली बार अपनापन का एहसास दिला रही थी। अब दोनों के बीच पति पत्नी का पवित्र रिश्ता था। शायद इसी पवित्र बंधन की कशिश ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। दो धड़कते हुए दिल, बाहर बरसती हुई बारिश और उस रात का वो खूबसूरत लम्हा। दोनों के बीच जो सबसे बड़ी शर्त थी, आखिर वो टूट ही गई। अगली सुबह देवांश के उठने से पहले ही आरोही उसके कमरे से बाहर निकल गई। उसके दिल में एक अजीब सा गिल्ट था। जो कुछ हुआ, क्या वो सिर्फ मजबूरी थी या फिर कुछ और? देवांश भी उसके जज्बात समझ रहा था, इसलिए उसने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। दोनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, बिना ये जाने के वक्त उनकी ज़िंदगी में क्या नया मोड़ लाने वाला है। आरोही पहले से भी ज़्यादा खामोश हो गई और देवांश अब उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा। उसकी ज़रूरत की हर चीज़ खुद लेकर आता, उससे बात करना चाहता, लेकिन हर बार आरोही चुपचाप उठकर चली जाती। फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर बनी दो गहरी लाल लकीरें देखते ही उसके हाथ अपने आप उसके होंठों पर आ गए। वो फटी हुई आंखों से उस नई सच्चाई को देखती रह गई। ये वो पल होता है जब हर औरत शर्मा कर अपने पति की बाहों में सिमट जाती है, लेकिन आरोही की आंखों से आंसू बह निकले। उसके अंदर एक नई ज़िंदगी पल रही थी, लेकिन उससे लगा जैसे वो बच्चा भी सिर्फ दुख ही पाएगा। जो आदमी उसे पूरी तरह अपनी पत्नी नहीं मान पाया, क्या वह इस बच्चे को अपना नाम देगा? फिर भी उसके दिल को यकीन था, अगर वो देवांश से बात करेगी तो वो इस बच्चे को ज़रूर अपना लेगा। उस शाम वो बेचैनी से देवांश का इंतज़ार करती रही। पिछले कुछ दिनों में उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर उसे पूरा भरोसा हो गया था कि कम से कम वो इस बच्चे को ज़रूर अपना लेगा। तभी नौकरानी ने आकर बताया, मैडम नीचे कोई आपसे मिलने आया है। आरोही दुपट्टा संभालते हुए नीचे आ गई। नीचे खड़े आदमी को देखते ही उसके कदम वहीं रुक गए। उस आदमी के चेहरे की शक्ल देवांश से बहुत मिलती थी। वही अकड़, वही संजीदगी, वही शाही अंदाज। उस आदमी ने सर से पैर तक उसे देखा और फिर तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, मैं महेंद्र रायचंद, देवांश का पिता। वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, वो आरोही की ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। महेंद्र ने उसके सामने पैसों का एक बड़ा ऑफ़र रखा और कहा, मैं तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, बस मेरे बेटे की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। आरोही चुप बैठी रही। तुम जैसे छोटे घर की लड़कियाँ बड़े घर के मर्दों को फंसाकर अपनी ज़िंदगी बना लेती हैं, लेकिन मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जितना तुम देवांश के साथ रहकर कभी नहीं कमा सकती। देवांश तुम्हारे लिए नहीं बना, वह सिर्फ तुम जैसे लोगों का एक सपना हो सकता है। अपना विजिटिंग कार्ड टेबल पर रखकर महेंद्र वहाँ से चले गए। उनके जाते ही आरोही का सब्र टूट गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी सांसें तेज़ चलने लगीं, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। उस पल उसे लगा, काश मौत आ जाए, काश सब खत्म हो जाए। आज उसे अपनी औकात का एहसास पूरी तरह हो चुका था। इसलिए उसने चुपचाप अपनी शॉल उठाई और फार्म हाउस छोड़ दिया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। राजनी ने भी पूछा, लेकिन वो खामोश रही। शायद यही सही था। वैसे भी कुछ महीनों बाद देवांश खुद उसे अपनी ज़िंदगी से अलग करने वाला था। महेंद्र सही ही तो कह रहे थे। उसे अपनी हैसियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। हर दिन की तरह देवांश घर लौटा।
उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कितने बड़े झटके उसका इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले उसने आरोही को ना देखकर राजिनी को बुलाया। राजिनी ने घबरा कर बताया, सर लंच के बाद जब मैं सर्वेंट क्वार्टर से वापस आई तो मैडम जाने की तैयारी में थी। वो बहुत रो रही थी, बस इतना कह रही थी कि वो यहाँ से हमेशा के लिए जाना चाहती हैं। देवांश हैरानी से उसकी बात सुनता रह गया। तुम्हें उन्हें रोका क्यों नहीं? मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? राजिनी ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। सर मुझे लगा मैडम आपको बताकर ही गई होंगी। देवांश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने तुरंत आरोही के घर फ़ोन किया, लेकिन वो वहाँ भी नहीं पहुँची थी। उसे फार्म हाउस छोड़े हुए करीब 3-4 घंटे बीत चुके थे। शाम धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी और देवांश के पास उसका कोई पता नहीं था। बेचैनी में वो कमरे में इधर उधर चल रहा था। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़ी। वहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट किट रखी हुई थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। काफ़ी देर तक बस उसे देखता रहा। एक पल के लिए वो बिल्कुल जम गया, जैसे सांस लेना भी भूल गया हो। उसके बाद लाउंज की टेबल पर रखा महेंद्र रायचंद का विजिटिंग कार्ड देखते ही सारी पहेली सुलझ गई। उसे समझ आ गया कि आखिर हुआ क्या था। अपने पिता को वो अच्छी तरह जानता था। आरोही पहले इस बात से डरी हुई थी कि माँ बनने की खबर सुनकर कहीं देवांश उसे घर से ना निकाल दे, और उसके बाद महेंद्र की कड़वी बातों ने उसका हौसला पूरी तरह तोड़ दिया। इसीलिए वो सब छोड़कर चली गई। उस दिन देवांश गाड़ी लेकर निकला तो ज़िंदगी में पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और उसके होंठ बस एक ही प्रार्थना कर रहे थे, काश आरोही उसे सही सलामत मिल जाए। बस एक बार, सिर्फ एक बार वो उसे वापस मिल जाए। उसके बाद वो ज़िंदगी में कभी उसे खोने का ख्याल भी नहीं आने देगा। न जाने कितने घंटे उसने उसे ढूंढने में बता दिए। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस लड़की को वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा समझता था, वो कब उसके दिल की धड़कन बन गई उसे खुद पता ही नहीं चला। और आज वही लड़की उससे हमेशा के लिए दूर चली गई थी। वापस लौटते वक्त अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। उसने गाड़ी सरकारी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। ज़िंदगी में पहली बार वो उस हॉस्पिटल आया था। कुछ पल तक वो हॉस्पिटल को गहरी नज़रों से देखता रहा, फिर गाड़ी से उतर गया। एक बार किस्मत आजमा लेने में क्या जाता था, क्या पता आरोही वहीं कहीं मिल जाए। उधर आरोही को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, उन भाइयों के पास जिन्होंने उसे बेच दिया था, या फिर किसी आश्रम का सहारा ले। लेकिन उसे सबसे पहले उस नन्ही सी जान के बारे में सोचना था जो उसके अंदर धड़क रही थी। वो उसे दर्द की ज़िंदगी नहीं देना चाहती थी। उस बच्चे को लेकर वो कहाँ जाएगी, और जब वो बड़ा होगा तो उससे क्या बताएगी कि उसका पिता कौन है। उसे पूरा यकीन था देवांश उसे कभी ढूंढने नहीं आएगा। इसी सोच के साथ वो सरकारी हॉस्पिटल आ गई। उसके पास कुछ भी नहीं था, बस हाथ में पहनी हुई एक सोने की अंगूठी। काफ़ी देर तक वो हॉस्पिटल की बेंच पर बैठकर रोती रही। अपने अंदर पल रही इस छोटी सी धड़कन को अपने अस्तित्व से अलग करना इतना आसान नहीं होता। उसका दिल भी बुरी तरह कांप रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ अपने पेट पर रखा और सिसक कर बोली, काश मैं तुम्हें बचा पाती मेरी जान। थोड़ी देर पहले ही वो डॉक्टर से मिलकर आई थी। उसने साफ कह दिया था कि वो अबॉर्शन वगैरह करवाना चाहती है। डॉक्टर ने गुस्से से उसे देखा और डांटते हुए बाहर निकाल दिया। अच्छे घर की लड़कियां पता नहीं कैसे अपनी इज्जत गंवा कर यहाँ आ जाती हैं। जब भगवान ने तुम्हें ये बच्चा दिया है तो इसे जन्म भी दो। टूटे हुए कदमों के साथ आरोही बाहर आ गई। उसने फिर नर्स से हाथ जोड़कर कहा, अगर चाहें तो मेरी सोने की अंगूठी रख लीजिए, बस मुझे कोई ऐसी दवा दे दीजिए। नर्स की नज़र लालच से उस अंगूठी पर टिक गई। वो थोड़ा सा झुककर बोली, जिसके साथ मुंह काला किया है उसी से जाकर पैसे मांगो। आरोही गुस्से से फट पड़ी, खबरदार, ये बच्चा किसी का नाजायज़ बच्चा नहीं है। अगर बच्चा जायज़ होता तो अबॉर्शन करवाने यहाँ नहीं आती। इतने में दूर से आरोही को पहचान कर देवांश बेचैनी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। बस कुछ कदम दूर आकर वो एकदम रुक गया। उसने जो सुना उसने उसके पैरों तले ज़मीन खिसका दी। वो पिता बनने वाला था और उसकी पत्नी उसके बच्चे को ख़त्म करना चाहती थी। अगले ही पल देवांश की गरजती आवाज़ पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठी, ये बच्चा मेरा है, मैं हूँ इस बच्चे का पिता। ये देवांश रायचंद की औलाद है, और खबरदार, आज के बाद मेरी पत्नी या मेरे बच्चे की तरफ किसी ने बुरी नज़र से भी देखा।
उसकी गरज सुनते ही पूरा स्टाफ सुन रह गया। आरोही ने कांपते हुए सर उठाया। उसकी आंखों में सिर्फ देवांश ही था। देवांश ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थामा और उसे बाहर लेकर आ गया, गाड़ी में बिठा दिया। उस दिन दोनों की आंखों में सिर्फ दर्द था। घर पहुंचकर देवांश ने उसे बेड पर बैठा दिया, खुद उसके पैर के छोटे से जख्म को देखने लगा। आरोही हिचकिचाई, लेकिन देवांश ने उसके पैर प्यार से थाम रखे थे। मोहब्बत और रिश्ते कभी अहंकार नहीं देखते। जब इंसान अपना दिल किसी को दे देता है तो उसके कदमों में झुकना भी मुश्किल नहीं लगता। क्या सिर्फ मुझे नफ़रत की वजह से तुम हमारे बच्चे को ख़त्म करने चली थी? उसने धीरे से पूछा। आरोही बस उसका चेहरा देखती रह गई। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि आप इस बच्चे को अपना नाम ना दें, या फिर आपके घर वाले इसे कभी अपना ना माने। देवांश ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसकी लाल हुई आंखों में देखते हुए बोला, तुम मेरी पत्नी हो और ये मेरा बच्चा है। मैं पूरी दुनिया के सामने सीना तान कर कह सकता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो आरोही रायचंद, सिर्फ मेरी। और इस बार उसने सिर्फ अल्फाजों में नहीं, अपने हर कदम से ये बात साबित कर दी। अगले ही दिन वो आरोही के हाथ थाम कर उसे रायचंद हवेली ले गया। महेंद्र रायचंद के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया और साफ कह दिया, ये मेरी पत्नी है। आज के बाद इसकी तरफ किसी ने टेढ़ी नज़र से भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उधर नंदिनी रायचंद की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्हें जब पता चला कि वह दादी बनने वाली हैं तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह आरोही की तकलीफ़ों का आखिरी दिन था। उसके बाद देवांश हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा। उसने आरोही को इतनी मोहब्बत दी कि उसकी ज़िंदगी के सारे दर्द धीरे धीरे मिट गए, और उसे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था? कुछ भी नहीं। भगवान के हर फैसले के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, बस हम उसे उस वक्त समझ नहीं पाते। कभी हम बेचैन हो जाते हैं, कभी सब्र खो देते हैं, लेकिन भगवान हमसे ज़्यादा हमें जानते हैं और उनका हर फैसला आखिरकार हमारे ही भले के लिए होता है।